Okay, Assalamu alaikum. Hope everyone is doing good. So today we are doing the topical questions of the chapter demand. ठीक है? So let's start without wasting any time. Sir, where will we get these questions? ये questions कहाँ हैं? जो बच्चा मुझसे फिजिकली पढ़ता है उसको मैंने एक नोट्स की बुक प्रोवाइड करी थी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की नोट्स की बुक प्रोवाइड करी थी। इसके आप चले जाएं पेज नंबर 15 के ऊपर, आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पेज नंबर 15 के ऊपर। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अटेम्प्ट करा रहा हूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज द चैप्टर डिमांड. वी आर डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन द टर्म डिमांड, 2 मार्क्स. ठीक है सर, ये डिमांड क्या होती है? तो आए मैं आपको करवा देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज डिमांड। आ जाए, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. सर क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि सर डिमांड क्या होती है? तो आप मुझे जरा बताएं। मैंने आप लोगों को एक बार नहीं, मैंने आप लोगों को 1000 बार बताया है कि डिमांड किसको रिप्रेजेंट करता है। डिमांड रिप्रेजेंट करता है इंसान की विलिंगनेस को। विलिंगनेस मतलब इंसान की वांट को, वांट मतलब इंसान की डिजायर को। तो सर डिमांड किसको रिप्रेजेंट करता है? डिमांड रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस। विलिंगनेस का क्या मतलब है बेटा? विलिंगनेस का मतलब है डिजायर, विलिंगनेस का मतलब होता है वांट। तो उस वांट को पूरा करने के लिए इंसान के पास इनकम होनी चाहिए, और उस इनकम के होने को हम लोग कहते हैं एबिलिटी। तो आपके पास डिमांड की क्या डेफिनेशन बन गई? डिमांड रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी। सर 2 इकोनॉमिक एजेंट्स है, वैसे तो 3 इकोनॉमिक एजेंट्स है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। सर डिमांड कौन करता है? डिमांड कंज्यूमर करता है, खरीदता कंज्यूमर है। तो अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि डिमांड की डेफिनेशन क्या बन गई, तो आप मुझे बोलेंगे कि सर डिमांड रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। सर कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर किसी भी गुड या फिर किसी भी सर्विस को क्या करेगा? परचेज करेगा। तो मैंने इधर आपके सामने डिमांड की 2 मार्क की डेफिनेशन लिख दी। डिमांड रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेज अ गुड और सर्विस। ठीक है, ये 2 मार्क की आपकी डेफिनेशन है। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन द टर्म effective demand. Question number 2 is again of 2 marks. The question is define the term effective demand. सर ये effective demand क्या होती है बेटा? आप याद रखना, effective demand एक सिचुएशन है। सर effective demand क्या होती है? effective demand एक सिचुएशन है। सर effective demand क्या चीज है बेटा? effective demand एक सिचुएशन है जब एक इंडिविजुअल के पास या तो सफिशिएंट इनकम होगी। इफेक्टिव डिमांड एक सिचुएशन है जब एक इंडिविजुअल के पास या तो सफिशिएंट इनकम होगी, या तो एक इंडिविजुअल के पास सफिशिएंट एबिलिटी होगी, या तो फिर एक इंडिविजुअल के पास उतनी रिसोर्सेज होंगी कि वो किसी गुड या सर्विस को परचेज कर सके। तो सर व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? बेटा इफेक्टिव डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन एन इंडिविजुअल हैज ईदर सफिशिएंट इनकम or sufficient ability or sufficient resources to purchase a good or service. It means कि effective demand एक situation है जब एक कंज्यूमर यानी कि एक इंडिविजुअल के पास या तो sufficient income, या तो फिर sufficient ability होनी चाहिए, या फिर sufficient resources होनी चाहिए कि वो किसी गुड या सर्विस को परचेज कर सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 was define demand, क्वेश्चन नंबर 2 was define effective demand. Now proceeding towards question number 3. ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आइए देखते हैं। व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 3? ओके सर, क्वेश्चन नंबर कह रहा है यूजिंग डायग्राम, डायग्राम को यूज करें, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड 4 मार्क। तो सर चेंजेस इन प्राइसेस का क्या मतलब है कि आप इसको इफेक्ट दिखाएं प्राइस के इंक्रीज होने का, और इसको इफेक्ट दिखाएं प्राइस के डिक्रीज होने का ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये आपको उसको बताना है। तो आई मैं डायग्राम बनाता हूं और आपको समझाता हूं कि आप क्या बताएंगे। ठीक है, आपको डायग्राम भी बनानी है और उसको फिर एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो मुझे जरा आप बताएं, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, चैट बॉक्स पे आप मुझे जवाब दे दें प्लीज। सर प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों में से कौन सी चीज डिपेंडेंट एंड कौन सी चीज इंडिपेंडेंट? विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट, विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
देखें, सबसे पहले हमने दो एक्सेस बना दी, ठीक है। और याद रखिएगा आप हमेशा, ऊपर वाली एक्सेस के ऊपर हमेशा इंडिपेंडेंट आएगा, नीचे वाली एक्सेस के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट आएगा। प्राइस इज इंडिपेंडेंट बिकॉज प्राइस अपनी मर्जी से चेंज होती है। क्वांटिटी इज डिपेंडेंट बिकॉज क्वांटिटी उसके हिसाब से चेंज होती है। तो मैं ऊपर लिख दूं ये बात कि ये जो आपकी प्राइस है ये इंडिपेंडेंट है, और नीचे मैं लिख देता हूं कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये डिपेंडेंट है। सबसे पहले एक्सेस की लेबलिंग कर दी। एक्सेस की लेबलिंग के यू गेट अ सिंगल मार्क, यू गेट अ सिंगल मार्क फॉर लेबलिंग द एक्सेस, ठीक है। ये एक्सिस के लेबलिंग के एक मार्क है, यू गेट अ सिंगल मार्क फॉर लेबलिंग द एक्सिस, ठीक है। सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड, पहले मुझे ये समझाने दो फिर मैं डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा मुझे जरा आप एक बात बताएं, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जब भी प्राइस बढ़ेगी तो एज अ कंज्यूमर मैं कम खरीदूंगा, और जब भी प्राइस कम होगी तो एज अ कंज्यूमर मैं ज्यादा खरीदूंगा। क्या बोला मैंने आपको? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड अगर प्राइस बढ़ेगी तो मैं कम खरीदूंगा, और अगर प्राइस कम होगी तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। जैसे लास्ट मंथ पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई, तो जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो आप लोगों ने पेट्रोल को कम खरीदा, और अभी पेट्रोल की प्राइस इस नवंबर के मंथ में डिक्रीज हो गई तो आपने पेट्रोल को ज्यादा खरीदा। तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जब भी प्राइस बढ़ेगी तो एज अ कंज्यूमर मैं कम खरीदूंगा, जब भी प्राइस कम होगी तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। तो कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। और आप लोगों को जब डिमांड का पहला लेक्चर दिया था तब से ये रूल समझा रहा हूं कि डायग्राम हमेशा रिलेशन के हिसाब से बनती है, और रिलेशन दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। whenever your relation is positive, curve is always upwards, whenever your relation is negative, curve is always downwards. So law of demand के मुताबिक there is an existence of negative relation, so your demand curve should always be downward sloping. तो कौन सा डिमांड कर्व बना है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो देखें मैंने ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना दिया आपके सामने, देख लें आप। और इसके आगे मैं डिमांड लिख देता हूं, और मैंने नेगेटिव साइन बनाई जो कि आपको पेपर में नहीं बनानी, इट्स जस्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर नाउ कि ये डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव। अब आप देखते जाएं सिर्फ, ये मैंने एक प्राइस और एक क्वांटिटी मार्क कर दिया। आप देखें ये मैंने एक प्राइस और एक क्वांटिटी मार्क करी, इधर मैंने लिख दिया प्राइस पी, इधर मैंने लिख दिया पॉइंट ए, इधर मैंने लिख दिया क्वांटिटी क्यू, ठीक है। अब मैंने प्राइस को जैसे ही बढ़ाया तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। लॉ के मुताबिक जैसे ही मैं प्राइस को इंक्रीज करूंगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही मैं प्राइस को डिक्रीज करूंगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो आप देखें जैसे ही मैंने प्राइस को P से P2 के ऊपर रिड्यूस करा तो क्वांटिटी डिमांड Q से Q2 के ऊपर चेंज हो गई। तो अब आप देखें जैसे ही मैंने प्राइस को इंक्रीज करा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, और जैसे ही प्राइस को बढ़ाया तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, और जैसे ही प्राइस को कम करा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। और एक बार मूवमेंट हुई A से B के ऊपर, एक बार मूवमेंट हो गई A से C के ऊपर। सर ये जो A से B और A से C के ऊपर पॉइंट चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ। क्या बोला आपको? ये जो A से B और B से C पे पॉइंट चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल मूवमेंट। अब एक काम की बात याद रखना, आज सिखा रहा हूं, जब भी सेम डिमांड कर्व हो और उसके अंदर पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, सो दिस इज वी कॉल व्हाट वी कॉल मूवमेंट। और जब भी नया कर्व आ जाए ना तो इसको हम लोग शिफ्ट कहते हैं। लाइक अगर ये डिमांड कर्व नया आ जाए, न्यू डिमांड कर्व आ जाए, सो दिस इज नाउ शिफ्ट। अगर ये सेम डिमांड कर्व बना हुआ है और इसके अंदर पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, पॉइंट चेंज हो रहा है खाली, इसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं। तो अब मुझे बताओ, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P टू P1, क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स लिखोगे फ्रॉम Q टू Q1, causing movement from A to B. When price decreases from P to P2, quantity demand extends, increase नहीं लिखना, extend लिखोगे। increase लिखना गलत नहीं है लेकिन आप extend लिखोगे। When price decreases from P to P2, quantity demand extends from Q to Q2, comma causing movement from A to C। ठीक हो गया? तो अभी तक आपको ये बताया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक देयर इज अ negative relation between price and quantity demanded, so a downward sloping curve is formed. Whenever price will increase, quantity demand will contract. Whenever price will decrease, quantity demand will extend. ठीक हो गया? और प्राइस की वजह से आपको बताया मूवमेंट होती है, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व विल शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन।
Now proceeding towards question number 4. Very easy question. Expecting a reply from you guys. Question number 4. Explain the difference between substitute and complementary good. 4 mark. सर ये सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है बेटा? याद रखिएगा, ये जो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, दिस इज फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. दिस इज फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. ठीक है, ये जो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, थर्ड वाला फैक्टर, ये उससे क्वेश्चन आया कि सर सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या फर्क है. तो आओ करा के दिखाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, देखिए मैंने आपका पूरा होमवर्क आपके सामने सॉल्व करा दिया है. यू जस्ट नीड टू जॉट इट डाउन इन अ पैराग्राफ फॉर्म. आपको सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में अटेम्प्ट करना है. सर ये सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या फर्क है? हाँ ये भी करा देते हैं भाई. देखो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में मैंने आपको पढ़ाया, दिस वाज योर थर्ड फैक्टर व्हिच विल कॉज डिमांड कर्व टू शिफ्ट. तो सर सब्सटीट्यूट दो तरीके के होते हैं. एक होता है सब्सटीट्यूट गुड और दूसरा गुड होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड. कितने तरीके के गुड्स हैं? दो, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड. बेटा सब्सटीट्यूट को हम लोग ऑल्टरनेटिव कहते हैं. क्या कहते हैं? सब्सटीट्यूट को हम लोग ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं. ऑल्टरनेटिव का मतलब ऑप्शन. तो सब्सटीट्यूट क्या है बेटा? सब्सटीट्यूट ऑल्टरनेटिव है, ऑप्शन है, जो कि एक इंसान एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हो. तो मैं इधर लिख दूं, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड. Substitute is an alternative which can be used in place of another good. Substitute एक ऑप्शन होता है जो इंसान एक की जगह दूसरे को यूज कर सकता है. जैसे कि एग्जांपल है इसकी कोक एंड पेप्सी. ठीक है, क्या एग्जांपल हो गई इसकी? एग्जांपल हो गई कोक एंड पेप्सी. ठीक है, या फिर स्प्राइट एंड ड्यू, कोई भी हो सकती है. ठीक है सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है बेटा? ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड जॉइंटली डिमांडेड गुड होता है, जो एक ही वक्त पे आप डिमांड करते हो, मतलब दोनों का एक साथ होना लाजमी है. तो मैं इधर लिख दूं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज जॉइंटली डिमांडेड गुड, डिमांडेड टुगेदर एट द सेम टाइम. सर ऐसा कोई गुड बताएं जो एक ही वक्त पे डिमांड करा जाता है. बेटा सबसे आसान एग्जांपल है इसकी कार एंड पेट्रोल. द मोस्ट इजीएस्ट एग्जांपल इज कार एंड पेट्रोल. कौन सी एग्जांपल है? कार एंड पेट्रोल. सर कोई और एग्जांपल? एसी एंड इलेक्ट्रिसिटी. एसी इलेक्ट्रिसिटी का बगैर किसी काम का नहीं है. ठीक है, अब आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, प्राइस की वजह से डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है. आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज ध्यान दें. प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है, अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है. अब आप सुकून से देखिएगा. अब अगर मैं कहता हूं कि कोक की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो जब कोक की प्राइस इंक्रीज होगी तो कोक की क्वांटिटी डिमांड कम होगी. जब कोक की प्राइस इंक्रीज होगी तो कोक की क्वांटिटी डिमांड कम होगी. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोक की डायग्राम बना रहा हूं तो मैं मूवमेंट वाली बनाऊंगा, क्योंकि कोक की प्राइस में चेंज आया है. और जब कोक महंगी हुई तो लोग किस पे शिफ्ट हो गए? लोग उसके सब्सटीट्यूट के ऊपर शिफ्ट हुए, जो क्या है? पेप्सी. तो पेप्सी की ओवरऑल डिमांड में फर्क आया. ठीक है, तो जब मैं पेप्सी की डिमांड बनाऊंगा तो डायग्राम बनाऊंगा तो मैं राइटवर्ड शिफ्ट शो करूंगा. जब मैं कोक की डायग्राम बनाऊंगा तो मैं मूवमेंट वाली बनाऊंगा. सर ऐसा क्यों? लेट्स अज्यूम के कोक और पेप्सी दोनों $50 की थी. पर ड्रिंक वाज ऑफ $50, और कोक जो है वो उसने अपनी प्राइस को 50 से 60 कर दिया. तो लोग किस पे शिफ्ट हो गए? पेप्सी पे. सवाल, क्या पेप्सी की प्राइस में चेंज आया? द आंसर इज नो. तो इसलिए आपकी कोक महंगी हुई तो लोगों ने सेम प्राइस के ऊपर पेप्सी पे शिफ्ट मारा. तो इस वजह से एक तो प्राइस कांस्टेंट होगी और पेप्सी की डिमांड बढ़ गई. सो यू अंडरस्टैंड कि अगर आप कोक की डायग्राम बना रहे हो तो कोक की प्राइस ऊपर नीचे हुई, तो कोक की डायग्राम के अंदर आप मूवमेंट वाली बनाओगे. लेकिन हाँ, इफ यू आर मेकिंग द डायग्राम ऑफ पेप्सी सो यू आर गोना शो अ शिफ्ट. ठीक है, सेम कम्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड. मुझे बताएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड है जो जॉइंटली डिमांडेड होता है एक ही वक्त पर, जैसे कि कार एंड पेट्रोल. तो मुझे एक बात बताएं, अगर कार की प्राइस बढ़ेगी, अगर कार की प्राइस बढ़ेगी तो कार की क्वांटिटी डिमांड कम होगी. तो अगर मैं कार की डायग्राम बना रहा हूं तो मैं मूवमेंट वाली बनाऊंगा. जब कार की प्राइस कम हुई तो साथ साथ किसकी डिमांड कम हो गई? ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड भी कम हो गई. तो अगर मैं पेट्रोल की डिमांड डायग्राम बना रहा हूँ तो मैं कौन सा शिफ्ट शो करूंगा? लेफ्टवर्ड.
ठीक है, सही. So this was your question number 4. Once again I am solving all of the questions. You just need to jot it down. आपको सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में करके देना है. For Gulshan and Johor the submission date is on Monday. For North the submission date is next Friday. For Bhadrabad the submission date is tomorrow. ठीक है. For online students the submission date is tomorrow. For all school the submission date is tomorrow. I mean Monday. Okay. Now let's proceed towards question number 5. Sir, what is this question number 5? Question number 5 is again easy. Sir, question number 5 क्या है? Explain the difference between income tax and corporation tax 4 mark. सर ये भी एक फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड था. ये आपका सेकंड फैक्टर था जो मैंने आपको पढ़ाया था. सर क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड. तो वो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि आप इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स के दरमियान डिफरेंस बताओ. सो उमैर हैज टोल्ड मी कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज बेस्ड ऑन सैलरी. तो आए हम लोग करते हैं. इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें भी रिवाइज कराऊंगा. सर सबसे पहले आप आ जाए इनकम टैक्स के ऊपर. तो आप हमेशा याद रखिएगा इनकम टैक्स इज अ टैक्स बेस्ड ऑन सैलरी. तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन सैलरी. सर कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ टैक्स बेस्ड ऑन कंपनीज प्रॉफिट. ठीक है, तो आपने बोला सर इनकम टैक्स वो टैक्स है जो कि सैलरी के ऊपर लगेगा. कॉर्पोरेशन टैक्स वो टैक्स है जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर लगेगा. ऐसा ही है. सर अब 3 तरीके की इनकम होती है. एक होती है नॉमिनल इनकम. ये भी इसके साथ साथ मैं आपको सिखा देता हूँ. सर 3 तरीके की इनकम है. नॉमिनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम और कौन सी इनकम होती है? रियल इनकम. ठीक है, कितने तरीके की इनकम है? 3 तरीके की इनकम है. नॉमिनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, रियल इनकम. सर नॉमिनल इनकम क्या है? नॉमिनल इनकम इज इनकम दैट यू रिसीव. नॉमिनल इनकम वो इनकम है जो आपने रिसीव करी. मतलब नॉमिनल इनकम वो है जो टैक्स से पहले की इनकम है, बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड इन्फ्लेशन. मतलब नॉमिनल इनकम वो है जिसमें से कुछ भी नहीं कटा, ना इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई ना टैक्स रेट कटा है. सर डिस्पोजेबल इनकम क्या है? इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस. डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो टैक्स कटने के बाद बची. सर रियल इनकम क्या है? इनकम लेफ्ट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट. ठीक है जी. क्या बोला आपको? नॉमिनल इनकम वो इनकम है जो आपने रिसीव करी. डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो टैक्स कटने के बाद बच गई. रियल इनकम वो इनकम है जो इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट होने के बाद बच गई. तो लेट्स अज्यूम के आई रिसीव 1 लाख रुपीज. तो ये मेरी कौन सी इनकम है? दिस इज माई नॉमिनल इनकम. गवर्नमेंट ने मुझसे चार्ज करा 10% टैक्स. तो 1 लाख में से अगर मैं 10% यानी कि 10,000 माइनस कर दूं, सो व्हाट विल बी रिमेनिंग? 90,000. सो 90,000 इज योर डिस्पोजेबल इनकम. सही है. अब इस डिस्पोजेबल इनकम में से अगर मैं इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट कर दूं तो वो हो जाएगी रियल इनकम. सर इसका क्या मतलब है? भाई लेट्स सपोज कि इस साल इन्फ्लेशन रेट इज 10%, अगले साल 20% होगा. तो क्या वो 90,000 की सेम वैल्यू होगी? नो. उस 90,000 में उतने यूनिट्स थोड़ी आएंगे जो 10% पे है. 20% पे 90,000 की औकात, 90,000 की रियल वैल्यू कम हो जाएगी. इसलिए रियल इनकम इज इनकम after adjustment of inflation rate. Disposable is after adjustment of tax. Nominal is before adjustment of tax and before adjustment of inflation rate. ठीक हो गया. So this was your question number 5. Question number 5 में आपको सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना था कि what was income tax and what was corporation tax. ठीक है जी. Before proceeding towards question number 6, I would be needing your reply. I need reply of all 50 students. Can you guys please give me a reply that everything is clear to you guys? Just waiting for your response.
अच्छा, जिस जिस स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई करा है कि आई एम नॉट इन दी क्लास, आई एम ट्राइंग टू ज्वाइन बट आई कैन नॉट, तो आप लोग मुझे प्लीज जवाब दे देंगे आर यू इन दी क्लास? जिन जिन ने मैसेज कराया, आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग टू देम। शिफ्ट समझा दें, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई एम गोना प्रोसीड ऑन दी शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट ही आ रहा है, ठीक है? जब तक आप लोग कर रहे हैं, आई नीड टू टेक द पिक्चर ऑफ द अटेंडेंस। या नो प्रॉब्लम मोइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी। आओ लेट्स स्टार्ट। शिफ्ट, एक बच्चे ने बता दिया है शिफ्ट लेफ्टवर्ड होगा, आओ चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स ऑन डिमांड फॉर MP3 प्लेयर। ये बोल रहा है अगर डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो MP3 प्लेयर के साथ क्या होगा, आओ करके देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आजे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, क्या बोला आपको? अगर डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होता है तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, और इनकम इंसान की परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो पहले के मुकाबले में यू कैन परचेज लेस गुड्स, तो डिमांड कम हो जाएगी। और जब भी डिमांड कम होगी तो किधर शिफ्ट होगा? डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सो मुझे ये समझाना भी पड़ेगा, मुझे डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। तो मैं डायग्राम के लिए जूम इन कर रहा हूं आपके सामने। तो देखें, सबसे पहले आपने दो एक्सेस बनानी है, ठीक है? ये आपने दो एक्सेस बना दी, सही। जिस चीज की मार्केट के ऊपर इफेक्ट, लेबलिंग भी उसी चीज की होगी। तो मार्केट पे इफेक्ट किसकी आ रहा है? MP3 प्लेयर। तो ऊपर मैंने क्या लिख दिया? प्राइस ऑफ MP3 प्लेयर, ठीक है? और नीचे लिख दूंगा मैं क्वांटिटी ऑफ MP3 प्लेयर। अब अगर इसी की जगह फोन लिखा होता, ऑन मार्केट ऑफ फोन, तो ऊपर आता प्राइस ऑफ फोन, नीचे आता क्वांटिटी ऑफ फोन। सर सवाल यह है कि क्या MP3 प्लेयर की प्राइस में कोई चेंज आया? नो। क्यों? क्योंकि मैंने कम इसलिए खरीदा क्योंकि मेरी इनकम कम हुई। वो MP3 प्लेयर पहले भी $1000 का था, आज भी $1000 का है। तो सबसे पहले मैंने प्राइस कांस्टेंट कर दी, ठीक है? क्योंकि नंबर 1 प्रूफ, उस MP3 प्लेयर की प्राइस में चेंज नहीं आया, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। नंबर 2, ये जो MP3, ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ये मैंने डिमांड कर्व डाउनवर्ड बना दिया, जहां ये प्राइस की लाइन से टच हुआ वहां से नीचे मैंने क्वांटिटी निकाल दी। तो लेबलिंग कर दूं, इधर लिख दिया मैंने डिमांड कर्व, इधर मैंने लिख दिया पॉइंट ए, इधर मैंने लिख दिया क्वांटिटी क्यू, ठीक है? अब बताओ, अगर डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? लेफ्टवर्ड। अगर डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? लेफ्टवर्ड। क्यों डिमांड कम हो गई? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बढ़ गया। तो अब आप बताओ, जब डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व D से D1 के ऊपर लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। तो सेम प्राइस के ऊपर आपने MP3 प्लेयर की डिमांड को क्या कर दिया? MP3 प्लेयर की डिमांड को आपने कम कर दिया, ठीक है? तो आपको समझ आया? हाँ जी। ये कौन सा शिफ्ट हो रहा है? ये कौन सा शिफ्ट है? दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये कौन सा शिफ्ट है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है? तो अगर मैं आपको एक इंग्लिश में एक मुंह जबानी बता दूं कि इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? An increase in direct tax will reduce our disposable income, which will reduce our purchasing power, which will lead to a fall in demand, thus causing a leftward shift as shown in the diagram. Yes, we have to make the diagram in this, ठीक है? क्योंकि उसने बोला MP3 प्लेयर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो आप डायग्राम बना दें। Let me check the mark. Yeah, this question is of 4 marks ना, तो you have to make the diagram, ठीक है? बेटा डिमांड कम हुई है तो इसलिए डिमांड कर्व ने लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारा, सिंपल,
ठीक है। अगर वो बोलता कि प्राइस बढ़ रही है तो फिर क्वांटिटी डिमांड की बात होती, तो कॉन्ट्रैक्शन वाली डायग्राम मूवमेंट वाली डायग्राम बनती। ठीक है रमेश साहब, चलें क्वेश्चन नंबर 7 कराऊं। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन डिमांड फॉर डीमेरिट गुड्स, 4 मार्क्स। जरा कोई बच्चा मुझे बताएगा डीमेरिट गुड कौन सा होता था जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद था? व्हाट इज डीमेरिट गुड? हु इज गोना टेल मी? डीमेरिट गुड, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर डीमेरिट गुड वो गुड था जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल था। तो जरा मुझे सवाल के आंसर बता सकते हैं आप लोग कि अगर डीमेरिट गुड की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, सो व्हाट वुड बी आवर एम, टू इंक्रीज डिमांड और डिक्रीज डिमांड? क्या करें अगर हम डीमेरिट गुड की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? तो माय एम वुड बी टू डिक्रीज डिमांड, और जब भी डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा? टेल मी द पोजीशन ऑफ द डिमांड कर्व। लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड, माशाल्लाह, क्या बात है, सारे चीते हो गए, क्या बात। तो अब आपने मुझे बोला सर डीमेरिट गुड, डीमेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो हमारा मकसद होगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, हमारा मकसद होगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिमांड को कम करना, और जब डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। तो जब तक मैं इधर लिख रहा हूं, कैन यू गाइस टेल मी कि अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं सेम लेफ्टवर्ड शिफ्ट बनाऊंगा, ऊपर वाली डायग्राम बनाऊंगा, तो एक्सिस की लेबलिंग क्या होगी? क्या लिखूंगा मैं? शाबाश, एक बच्चे ने मुझे बता दिया प्राइस ऑफ डीमेरिट गुड, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ डीमेरिट गुड। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ओके शाबाश। अब 2 क्वेश्चन रह गए, आज दूसरे पे चलते। दूसरा क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है सर, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द टर्म मार्केट डिमांड, 2 मार्क्स। सर ये मार्केट डिमांड क्या चीज है? आए मैं आपको पढ़ा देता हूं। बेटा देखें, इधर लिखा हुआ है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इधर क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। मुझे एक बात बताएं, इधर लिखा हुआ है मेल कस्टमर्स, इधर लिखा हुआ है फीमेल कस्टमर्स। तो ये जो मेल कस्टमर है ये एक अलग इंडिविजुअल्स हैं, ये जो फीमेल है एक अलग इंडिविजुअल है। तो लेट्स सपोज मेल कस्टमर्स की डिमांड है 500 यूनिट्स, फीमेल कस्टमर की डिमांड है 500 यूनिट्स। तो मेल एक अलग इंडिविजुअल, फीमेल एक अलग इंडिविजुअल। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मार्केट डिमांड क्या है, तो याद रखना मार्केट डिमांड को हम लोग टोटल डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं मार्केट डिमांड को? टोटल डिमांड। तो टोटल के लिए क्या करूं? मेल और फीमेल दोनों की डिमांड को ऐड कर दें। तो बताएं, मेल की डिमांड थी 500, फीमेल की डिमांड थी 400, तो मार्केट डिमांड कितनी होगी? 900। ठीक है, तो सर डिफाइन मार्केट डिमांड में क्या आएगा बेटा? ये आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई नीचे, you have everything in your notes, you just need to revise the chapter first and do it on yourself, and then you can take a little help as well। सही है, लेकिन मशवरा ये, माय एडवाइस है, इसके पहले आप पूरा चैप्टर पढ़ें थोरोली, फिर इन क्वेश्चंस को खुद से बैठ के करें। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम लिख देते हैं मार्केट डिमांड, राइट? क्वेश्चन नंबर 8, market demand is horizontal sum
of all individual demand curve. You can get the exact definition from my notes. ठीक है? Okay जी. The question number 8. Now proceeding towards last question. Question number 9. Okay, जरा गौर करिएगा please. Question number 9, last question. जरा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें जरा. अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूँ. ये इसके अलावा ये क्वेश्चन और कोई वर्डिंग से नहीं आ सकता. ठीक है, आए. एक्सप्लेन द डिफरेंस between changes in demand and changes in quantity demanded. Explain the difference between movement along demand curve and shift along demand curve. ठीक है. Explain the difference between extension and contraction in quantity demanded and increase or decrease in demand. ये क्वेश्चन है. ये पूछ रहा है कि चेंजेस इन डिमांड और चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क है. ये पूछ रहा है शिफ्ट और मूवमेंट में क्या फर्क है. ये पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन में क्या फर्क है, इंक्रीज डिक्रीज में क्या फर्क है. अब आप गौर करिएगा, मैं आपको डायग्राम बना के यूं समझा दूंगा. क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी. देखें, सबसे पहले हमने एक्सेस की लेबलिंग करनी है. ठीक है, इधर आ जाएगा प्राइस और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी. ठीक है, ये अगेन मैंने इधर लिख दिया प्राइस और मैंने इधर लिख दिया क्वांटिटी. ठीक है. सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, बचपन से सिखा रहा हूं. ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गया. ये एक प्राइस एक क्वांटिटी मार्क कर दी. ये प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई. ये फर्स्ट डायग्राम हो गई. सवाल, ये फर्स्ट डायग्राम कौन सी है, कौन बच्चा बताएगा. इज इट मूवमेंट और इज इट शिफ्ट. ठीक है, फर्स्ट डायग्राम मूवमेंट वाली. अब देखो, जब भी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी. ठीक है, और मूवमेंट होगी ए से बी के ऊपर. सर ये जो सेकंड डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम किसकी है. सबसे पहले प्राइस को कांस्टेंट करें और सेम प्राइस के ऊपर डिमांड का शिफ्ट मारेगा. या तो डिमांड इंक्रीज होगी या तो डिमांड डिक्रीज होगी. तो इसका मतलब है कि जो सेकंड डायग्राम है ये शिफ्ट वाली डायग्राम है. ये सेकंड डायग्राम कौन सी है, ये सेकंड डायग्राम शिफ्ट वाली डायग्राम है. ठीक है, सही, सेकंड वाली डायग्राम शिफ्ट वाली डायग्राम है. फर्स्ट वाली डायग्राम मूवमेंट वाली है. तो जरा आए, मैं इधर लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए. प्राइस अफेक्ट्स क्वांटिटी डिमांडेड और इसकी वजह से होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, और डिमांड कर्व में होती है मूवमेंट. क्या बोला भाई, प्राइस किसको इफेक्ट करता है, क्वांटिटी डिमांडेड को, जिसकी वजह से डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होती है और मूवमेंट होती है. सर ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ये मूवमेंट हो गई. तो 3 चीजों का लेना देना है, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन एंड मूवमेंट. सर अदर फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं और डिमांड या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है, और अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट मारता है. ठीक है, और प्राइस जो है वो कांस्टेंट होती है. तीनों सवाल का एक ही मतलब है. पहला सवाल कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन और इंक्रीज डिक्रीज में क्या फर्क है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन, इंक्रीज डिक्रीज. दूसरा सवाल कह रहा है मूवमेंट और शिफ्ट में क्या फर्क है, तो ये मूवमेंट सेम कर्व के अलोंग पॉइंट ऊपर नीचे, ये शिफ्ट. थर्ड सवाल कह रहा है कि क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में क्या फर्क है, तो क्वांटिटी डिमांड की वजह से मूवमेंट, नॉर्मल डिमांड की वजह से शिफ्ट. दिस एंड्स आवर टॉपिकल क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर डिमांड. दिस इज द होमवर्क ऑफ योर्स. if it's clear, everyone leave me an okay on the chat box, so then we can end the class. ठीक है, thank you so much. Jazakallah. A gift for students of North Gulshan in Johor. I am going to take an extra class tomorrow. मैं reminder भी group पे भेज रहा हूँ. Thank you.
Okay. Yeah, we are gonna talk it about on WhatsApp.